डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हम यह भी बता चुके थे कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको यहाँ हम डिफाइन कर दिए। इसको आप लिख भी लेंगे, अच्छा रहेगा कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस कैसे, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है। बताए थे आपको कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट दे कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स। किस इलेक्ट्रॉन से? जो फ्री नहीं होता है। विथ द एटम्स एंड आयंस प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। ड्यू टू दिस collisions there is some obstruction or opposition to the flow of electron through the conductor is the cause of resistance. रेजिस्टेंस का मतलब अवरोध। अभी इस कुछ नेक्स्ट पिछले क्लास में बताए थे, पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? अवरोध को। जब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो उसके रास्ते में रुकावट आता है। किसके द्वारा? एटम्स के द्वारा, आयंस के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और वही कॉज होता है रेजिस्टेंस का। इसके पहले लेक्चर में हम यह भी बताए थे कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, लेकिन इसको लिखवाए नहीं थे, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। जो एक कंडक्टर फॉर विच वोल्टेज करंट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन और ए कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। इसका एग्जांपल्स आयरन, कॉपर, ये मेटल जो हो गया। द कंडक्टर फॉर विच V by I graph is not a straight line is called non-ohmic conductor। जैसे ट्रांजिस्टर, टॉर्च बल्ब। पिछले क्लास में हम यह भी बताए थे कि ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है, लेकिन उसको लिखवाए नहीं थे, इसलिए यहाँ नोट्स तैयार कर दिए हैं। इसको आप नोट कर देंगे, नोट कर लेंगे। इज ओम्स लॉ इज ए यूनिवर्सल लॉ? तो आप बोलेंगे नो, it cannot be applied to all the conducting elements, that is vacuum tube, semiconductor devices, ये सब इसको ओबे नहीं करता है, इसलिए यह यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो था ना, ये हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे, लेकिन इसको लिखवाए नहीं थे, इसलिए इसको एक बार आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जानते हो, रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R प्रोपोर्शनल L। जितना लंबा तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे अगर आप, एक बल्ब है, वहां पर 1 मीटर तार से काम चल जाएगा। अगर वहां 50 मीटर तार से जोड़ दीजिए, ठीक है, तो वहां बल्ब में करंट का फ्लो कम होगा, अपोजिट इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा, हिंड्रेंस, बाधा ज्यादा होगा वहां पर, जिससे करंट का फ्लो कम जाएगा, और वहां रेजिस्टेंस चूंकि बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जरा इसको देख लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। पहला, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, दैट इज R प्रोपोर्शनल I, where I is the length of the conductor। इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ठीक है, और R के जगह पर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिखते हैं R प्रोपोर्शनल A के जगह पर हम लिख सकते हैं पाई D स्क्वायर बाई 4। जरा इस बात को समझेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस डायमीटर स्क्वायर का
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, इफ डायमीटर ऑफ ए वायर, if diameter of a wire is doubled then what will be its resistance। ध्यान देना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि रेडियस d/2 हो गया, R इज इक्वल टू होगा d/2 और इसका स्क्वायर तो d²/4 हो गया, यानी कि एरिया के जगह पर d²। तो डायमीटर को जब डबल्ड करेंगे, नहीं 2d का स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। और डायमीटर अगर डबल्ड हो गया देन व्हाट विल, तो यही यहाँ लिखे, इफ डायमीटर बिकम देन रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4। समझा? यहाँ ध्यान देना, इस बात को क्लियर करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर रेजिस्टेंस, यहाँ ध्यान देना, कहा जाए कि इफ डायमीटर ऑफ ए वायर डबल्ड, तो डायमीटर से हम एरिया का रिलेशन यहाँ पर हम लिख नहीं सकते हैं अब, आर प्रोपोर्शनल 1 एरिया की जगह पर d²। तो अब d 2d हो जाए, डबल्ड कर दिए तो 2d का स्क्वायर यानी कि 4d हो जाएगा, तो 1/4। तो ये रेजिस्टेंस अब क्या हो गया, पहले के फैक्टर में 1/4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वही 1/4 हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो तार जितना ज्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस वायर का जो वायर जितना ज्यादा मोटा होगा, ठीक है, जिसका रेडियस जितना ही ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। देखा होगा कि पोल से जब मेन सप्लाई लाइन आता है तो उसके लिए ज्यादा एम्पियर का वायर यूज होता है, ठीक है, और घर में जो वायरिंग होता है वह कम एम्पियर के तार से होता है। जहां पावर प्लग होता है वहां पर ज्यादा एम्पियर का तार यूज होता है, यानी कि वहां ज्यादा करंट ड्रॉन करना है। तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तीसरा है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, किस चीज का बना हुआ है। नहीं, अगर अच्छे कंडक्टर का बना होगा वायर तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो उस नेचर ऑफ मटेरियल उसका कैसा है, अगर अच्छा कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट बात, प्योर मेटल के लिए टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स increases on raising the temperature and decreases on lowering the temperature। तो ये याद रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी से रिलेटेड एक बात, H.K. ओन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जो इस बात को बताए थे, ध्यान देना, जो इस बात को बताए थे कि जब नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जहां टेम्परेचर घटाने से उसका रेजिस्टेंस घटता है और सर्टेन टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, वैसे को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी उससे रिलेटेड बात है, आगे फिर आएगा चर्चा इस पर। यानी कि मेरा कहना है कि प्योर मेटल में टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है, तो इसको याद रखना, ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसके बाद एक चीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्हाई ए बल्ब कैन नॉट बी यूज्ड टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो बल्ब का चूंकि टंगस्टन का बना, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और बल्ब धीरे धीरे हीट होता है, गर्म होगा ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से आपको मालूम है ना, पहले ही दिन बताए थे, मतलब फर्स्ट इस ओम्स लॉ में, कि करंट वोल्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शर्त क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा वह एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन में आप अगर यूज करेंगे तो वह जो ये आंकड़ा देगा वह गलत देगा, ठीक है।
तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं सही। तो ए बल्ब गिव्स लाइट ड्यू टू हीटिंग ऑफ इट्स इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट increases its resistance also, so it cannot be used to verify Ohm's law। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। चिड़िया को देखा होगा तुम लोग तार पर बैठे हुए, कभी सोचा है कि बर्ड को करंट क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं मर जाती? लाइव वायर पर वह बैठी रहती है। जो दो तरह का तार वहां होता है, एक लिव वायर और एक न्यूट्रल वायर। लिव वायर पर अगर दोनों पांव रखी है तब तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा। अगर लिव वायर और न्यूट्रल वायर पर एक पांव चला जाए तब तो वहां करंट लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस इज द एसेंशियल कंडीशन टू फ्लो द करंट इन ए कंडक्टिंग वायर। So here electric current flow is proportional to potential difference according to Ohm's law, and both the bird's feet are at the same potential. So no current flows through the bird. Since current flow is necessary for electric shock, so bird will not be shocked. That is, bird is quite safe unless it simultaneously touches another wire with a different voltage। ठीक है, तो बर्ड वहां सेफ होगा। टचेज अनदर वायर, जब तक कि उसका दूसरे तार पर जो न्यूट्रल वायर होता है उस पर पांव नहीं पड़े। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, इसके बाद हम लोग का टॉपिक है ये रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये पहले फैक्टर के बारे में हम लोग जान गए, कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम लोग रेसिस्टिविटी पर थोड़ा क्लास ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर मीट होगी जिसमें हम यह बताएंगे रेसिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी और ये रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तब सीरीज और पैरेलल बचेगा। और तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये अभी खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री एक इसमें फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चलेगा, और फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो होगा, और एक केमिकल का ये पहला केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड रिएक्शन जो चैप्टर है ना केमिस्ट्री का पहला, वो दोनों में से आएगा यूनिट टेस्ट फर्स्ट में। ठीक है, एसिड बेस साल्ट भी कोशिश करेंगे कि निकल जाए, अब इधर थोड़ा तेजी से हो जाएगा क्लास सब। फिर अपना स्कूल अब देखो कब खुल रहा है, उसके बाद तो टेस्ट कुछ दिन बाद से हो ही जाएगा, एक सप्ताह। तब तक तुम लोग इससे फायदा जरूर उठाओ, किताब से पढ़ो। किताब में भी कोई चीज़ कल नंबर बता ही दिए थे, कोई दिक्कत हो तो उसमें पूछो। ठीक है, ठीक है, तब थैंक यू।